नमस्कार दोस्तों। ये हमारी जो सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैथ की 10th क्लास की 2025 के लिए। इस 10th क्लास की सीरीज का ये जो है लास्ट पार्ट है और ये पार्ट हमारा 5 है। ठीक है, कौन सा है पार्ट? पार्ट 5 है। ठीक है, ये पार्ट हमारा 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, चांसेस पूरे हैं इसके भी आने के। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि x बराबर ये एक इक्वेशन है और y बराबर ये एक इक्वेशन है और z बराबर ये एक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि इन सब का जो सॉल्यूशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है, जब भी सिद्ध करने के क्वेश्चन आते हैं तो हम फोकस रखना होता है कि हमें सिद्ध क्या करना है। अगर देखोगे तो एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई है तो वाई स्क्वायर आ रहा है, जेड है तो जेड स्क्वायर आ रहा है और आर है तो आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स बराबर आर साइन एल्फा इंटू कोस बीटा। ठीक है, इतना ही है, दूसरा ही है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो एक्स स्क्वायर चाहिए था इसलिए हमने एक्स वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है इतना? अब लेंगे वाई वाली, तो वाई बराबर क्या दे रखा है? वाई बराबर दे रखा है हमें आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, इंटू साइन बीटा। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम चीज लिखेंगे कि दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये वेक्टर लग जाएगा इसके ऊपर, फिर ये अलग तरीके सोल्व होगा अगर वेक्टर जैसा सोल्व लग गया मतलब। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, वही जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू इंटू साइन साइन बीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब उतारेंगे जेड वाला पार्ट। तो जेड वाला पार्ट हमारा क्या है, ये है आपका आर कोस एल्फा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इधर कुछ समझ लो। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा इसका करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, इस समीकरण हो जाएगी आपकी 3, ये है 2 और ये है 1। ठीक है, अब देखोगे हमारे पास साइन स्क्वायर भी हमें सिद्ध करना है, वाई स्क्वायर भी करना है, सॉरी एक्स स्क्वायर भी करना है, वाई स्क्वायर भी करना है और जेड स्क्वायर भी करना है। जबकि हमारे पास साइन में, सॉरी इक्वेशन जो है स्क्वायर में आ चुकी है। ठीक है, तो इन सारी समीकरणों को हमें जोड़ भी, देखो जिस पे ध्यान देना है कि प्रूफ क्या करना है, इनके बीच में क्या आ रहा है, प्लस का साइन, तो तीनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। क्लियर है? यहाँ पर तीनों समीकरण को जोड़ लेंगे। तो पहली समीकरण क्या है हमारे पास, पहली समीकरण देखो, बराबर वाले पार्ट को बराबर के उस साइड जोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड जोड़ेंगे जोड़ेंगे ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है इतना? फिर ये होएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस, अब ये जुड़ेगा, सॉरी ये वाला जुड़ेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस, तीसरा जुड़ेगा, तीसरा हो जाएगा आर स्क्वायर
एक सेकंड, इसको मैं मिटा के इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो तीसरे वाला, चलो इतना यही करा, छोड़ो, ठीक है। तीसरे वाला हो जाएगा, बस एक ही शब्द लिखना था, ये अल्फा स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वाले पार्ट जो है इसके बराबर चलता रहेगा, तो इसको हम अभी लिखे साथ में लिख के नहीं चलेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब इसके बराबर आर स्क्वायर और सिद्ध करना है, तो इस वाले पार्ट को भी लिखेंगे नहीं, जगह कम की वजह से, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये वाला तुम्हारा साइन स्क्वायर अल्फा है और ये वाला भी साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इनको देखो, ये वाला जो है साइन अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी हमारा आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा दोनों में से कॉमन ले लेंगे और साथ में ले लेंगे आर स्क्वायर भी कॉमन। तो यहाँ पर लिया हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया है और साइन स्क्वायर अल्फा भी कॉमन लिया है। तो यहाँ से साइन और स्क्वायर अल्फा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये बचेगा आपका कोस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर बचा कोस स्क्वायर बीटा, ये कॉमन साइन स्क्वायर बीटा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। प्लस में हमारा बचा हुआ है ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक। देखो साइज को हम सीधा कर कैसे बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या मैं लिख देता हूँ साइड में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। मतलब जब ये दोनों अलग अलग हो और एंगल सेम हो और ये दोनों गुणांक अलग अलग हो, तो इसका बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यानी इसके बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इतना क्लियर है। इसके बराबर पूरे के क्या हो गया, इसके पूरे के बराबर हो गया 1, ठीक है। क्लियर है इतना। देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, आर आर है, तो यहाँ से ले लेंगे आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर बनेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। देखो सेम फॉर्मूला बना यहाँ पर भी, इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। चौकी में करके आप लिख देना, तो इसके बराबर भी क्या आ जाएगा, 1। बात समझ गए। यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अच्छा बराबर हमारे क्या चल रहा है, तो ये बराबर चल रहा है, इसको भूल मत जाना। ये तो ये चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच पी, हैंस प्रूफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। देखो मैं पढ़ देता हूँ, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि एक पेंडिस्टल के शिखर पर एक एक पेंडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो पेंडिस्टल बोलते किसे, पहले ये देखो, पेंडिस्टल उसको बोलते हैं, सपोज करो ये जमीन है और हमें यहाँ पर कोई मूर्ति लगानी है, तो जमीन से ऊपर जो हम ये एरिया उठाते हैं ना, ये वाला एरिया, फिर इसके ऊपर मूर्ति लगाते हैं, इसको बोलते हैं पेंडिस्टल, ठीक है। समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो मूर्ति की हाइट है वो कितनी है, जो इसके ऊपर रखी है वो आपकी 1.6 मीटर लंबी है। भूमि के एक बिंदु से शीर्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो भूमि का एक बिंदु हमने मान लिया आर, और उसके मूर्ति का जो शिखर है, उसके शिखर मतलब उसकी चोटी से मूर्ति, जो भूमि का एक बिंदु है उसको हमने मान लिया आर, उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेंडल के शिखर का उन्नयन कोण, देखो यही वाला बिंदु है
और पेंडल का शिखर तो ये होगा ना, ये वाली हमारी क्या है, जमीन से ऊंचाई है यहाँ तक, और यहाँ तक के ऊपर क्या है, ये मूर्ति है। समझ गए? तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की क्या है, मूर्ति, और ये वाला क्या है, पेंडिस्टल। तो पेंडिस्टल का शिखर तो ये है ना, इसके शिखर से लेकर यहाँ तक का जो ये कोण है, ये वाला, ये कितना है, ये आपका 45 डिग्री है। देखो यहाँ पर दो एंगल है, एक तो 60 डिग्री का है और एक आपका कौन सा है, तो एक आपका 45 डिग्री का है। तो मूर्ति के शिखर से धरती का जो भूमि का बिंदु है, वहां से वहां तक का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और जो हमारा ये पेंडिस्टल है, पेंडिस्टल से लेकर उसी बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो क्वेश्चन ने कहा है पेंडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। बात क्लियर है इतनी? अगर क्लियर है तो देखो, देखो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा पूरा। देखो हमने क्या माना कि ये हमारी मूर्ति है, ठीक है, ये हमारी क्या है, बेस है यानी भूमि है, और ये हमारा पेंडिस्टल की ऊंचाई, इतना पेंडिस्टल है, इसके ऊपर इतनी मूर्ति है। तो हमने मान लिया पेंडिस्टल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, x है। तो हम कहेंगे माना पेंडिस्टल दिया है ना, पेंडिस्टल, ठीक है, पेंडिस्टल माना पेंडिस्टल की जो ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर कितनी है, x मीटर, ठीक है, पेंडिस्टल की ऊंचाई x मीटर। शिखर को हमने क्या मान लिया है, s मान लिया है। तो हम कहेंगे शिखर से भूमि का जो कोण है, यानी जो उन्नयन कोण है, कौन से वाला है, ये उन्नयन कोण, ठीक है। हालांकि अगर देखोगे तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, बराबर पी क्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू, मतलब ये जो x है यहाँ से यहाँ तक का जो x है, ये पी क्यू भी है, तो इसको हम पी क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद मूर्ति की लंबाई, तो मूर्ति की लंबाई कितनी दी हुई है, 1.6 मीटर। तो मूर्ति की लंबाई कौन सी हो जाएगी भाई, मूर्ति की लंबाई है एस पी का हो या पी एस का हो, तो पी एस कितना है हमारा, पी एस कितना है हमारा, 1.6 मीटर। बात समझ गए, पी एस कितना है, फिर कहा है हमसे क्या, ठीक है। तो देख लो अब ये हमारा एस का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा, एस का उन्नयन कोण, ठीक है, एस का उन्नयन कोण क्या होगा, एस का उन्नयन कोण एस आर क्यू, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल लेना है, तो ये एस आर क्यू कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। बात इतनी समझ गए? देखो ये पूरा ट्रायंगल लेना है एस आर क्यू, क्योंकि हमसे पूछा है मूर्ति का उन्नयन कोण, मूर्ति का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो पी का उन्नयन कोण यानी किसका, पेंडेस्टल का, तो पेडिस्टल का क्या हो जाएगा, पी का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, पी का उन्नयन कोण पी आर एस, तो ये हो जाएगा आपका पी आर, और ये यहाँ सॉरी पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 45। अब ध्यान से देखोगे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला प्रॉपर जो बड़े वाला ट्रायंगल है, और एक ये वाला ट्रायंगल है, तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, पी आर क्यू, ठीक है। देखो पेंडेस्टल जो हमारा उन्नयन कोण किसका है, पी का उन्नयन कोण क्या है, पी क्यू आर, कौन से वाला है, पी आर क्यू, सॉरी पी आर क्यू, हाँ ठीक है, पी आर क्यू। अगर आप इसमें देखोगे तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो हमारे पास बड़े वाला प्रॉपर ट्रायंगल है, और एक हमारे पास बीच वाला। एक का उन्नयन कोण पूरे का जो है यहाँ से यहाँ तक का है कितना है, तो ये 60 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, तो 45 डिग्री है। जो 45 डिग्री है वो ये वाला कोण है, और जो 60 डिग्री है वो ये वाला कोण है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये हमारा बेस है, ये हमारी क्या है, हाइट है। क्लियर है इतना, यानी ये पूरी की पूरी हमारी हाइट है, बड़े वाले ट्रायंगल की ये पूरी हाइट है, छोटे वाले ट्रायंगल की ये छोटे वाली हाइट है। लेकिन पूरी हाइट की बात करेंगे तो एस और क्यू है। बात क्लियर हुई इतनी? तो देखो जरा, देखो हमें क्या निकालना है, ये वाली हाइट निकालनी है। अच्छा ये वाली हाइट निकालने के लिए हमारे पास है क्या, एक तो हमारे पास लंब है, और एक हमारे पास थीटा है, और एक हमारे पास बेस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी लंब अपॉन क्या हो जाएगा, यानी लंब अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, यानी लंब बटे आधार।
अगर आपने पढ़ रखा होगा LAL यानी ये होता है आपका साइन कोस टैन कोट सैक कोसैक। ठीक है, साइन कोस टैन कोट सैक कोसैक हमारे पास है लंब बटे आधार, तो ये हमारे पास हो जाएगा लंब बटे आधार L बटे और A बटे, L बटे लंब A बटे आधार। तो ये किसका होता है, साइन कोस टैन। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन से वाला, S R और Q, S R और Q से, ठीक है, पूरे ट्रायंगल से तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब, लंब कौन सा है ये, S और Q, तो S और Q, आधार, आधार क्या है आर क्यू, आधार है हमारा आर क्यू। ऐसा मत कर देना क्यू से क्यू काट दो, ये पूरी की पूरी जो है एक चीज, ये पूरा का पूरा एक है, इसका मतलब ये पता नहीं प्रॉपर कितना लिखा है, ये पता नहीं प्रॉपर कितना लिखा है, कभी क्यू से क्यू उड़ा दो। ठीक है, देखो जरा, जो कि हमने थीटा लिया है पूरा, तो हमारा थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे tan 60, इतना क्लियर, tan 60, tan 60 अगर आप देखोगे तो ये एस क्यू है, एस एस क्यू, इसको हम लिख सकते हैं एस पी और पी से क्यू। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम क्या, एस पी प्लस पी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। और आर, आर क्या है हमारा, ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर, यहाँ पर अगर देखोगे तो tan 60, tan 60, ठीक है ना, ये पी क्यू का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, समझ गए, पी क्यू का मान कितना है एस, पी क्यू का मान हो गया सॉरी एक्स, और पी एस एस पी का मान हो गया 1.6, यानी एस पी का मान कितना हो जाएगा 1.6 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा ये, इतना क्लियर है। देखो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 होता है आपका रूट 3, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा q इजिकल टू 1.6 प्लस एक्स। क्लियर है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये सारा इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका रूट 3 RQ माइनस 1.6, तो इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। देखो x का ये प्रॉपर मान नहीं है क्योंकि यहाँ पर आर क्यू आ रहा है, यानी क्यू आर का हो या आर क्यू का हो एक ही बात है, तो इसे किसी ना किसी तरह हमें गायब करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, x का प्रॉपर मान आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल कौन सा, हम कहेंगे ट्रायंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू से सेम चीज है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो tan थीटा, इस बार थीटा कितना आएगा 45, tan 45, ठीक है, tan 45, पी क्यू का मान कितना है तो x है, बात क्लियर हुई, पी क्यू का मान कितना है x, और नीचे क्या आ जाएगा क्यू आर, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan 45 का मान कितना हो गया 1, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर सॉरी आर क्यू बराबर हो जाएगा x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका आर क्यू, इस समीकरण कितनी हो जाएगी 2, बात समझ गए। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2, हमें चाहिए बाबू किसका मान, x का मान, जब x का मान चाहिए तो यहाँ पर अगर देखोगे आर क्यू का मान अगर x के पदों में रख दे, क्योंकि x बराबर है तो आर क्यू रख दो या क्यू आर बराबर x रख दो, अगर मैं इसमें x रख दूंगा सुनो, अगर मैं x बराबर ये रखता हूं तो इसकी जगह यानी इसके बराबर x रखता हूं तो पूरी समीकरण x में आ जाएगी और इजीली x का मान निकल जाएगा, तो मैं कहूंगा कि समीकरण 1 में आर क्यू बराबर x रखने पर, ठीक है, रख लो x बराबर रूट 3 और r इसकी जगह क्या रखना है हमें x माइनस 1.6, बात समझ गए। ठीक है, x वाले पार्ट को इधर ले आओ, सेपरेट कर लो इन्हें,
बात क्लियर है? इसमें से माइनस के एक्स कॉमन ले लो, माइनस के एक्स कॉमन लेते ये वाला प्लस का हो जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, वन माइनस के। माइनस से माइनस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, एक्स बराबर लिखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 - 1। देखो, जब कभी भी नीचे रूट आता है तो हम नीचे रूट नहीं छोड़ते, हम इस केस में यूज करते हैं फिर कॉन्जुगेट। क्या यूज करते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर रूट है हमारा और उसके साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी मतलब कांस्टेंट है प्लस या माइनस में, तो कुछ भी नहीं करते, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट साइन से गुना भाग कर देंगे। ठीक है, अपोजिट साइन से, तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 + 1। देखो अपोजिट साइन है, प्लस का ये माइनस, सॉरी ये माइनस का ये प्लस का, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। देखो अगर आप देखोगे पूरी वैल्यू सेम लिखी है, इसको हम पूरा पर काट सकते हैं, 1 बार में जाएगा, मतलब हमने केवल 1 से मल्टीप्लाई करी और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, देखो इसकी गुना यहाँ करेंगे, 1 × 6, क्लियर। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखा देख रखा होगा आपने, एक होता है -b², तो ये हो जाएगा a + b × a - b। जब इस कंडीशन में चीजें लिखी हो तो ये लिख सकते हैं, और ऐसे लिखी हो तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो इस केस यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है, ये वाली, ये ऐसे मल्टीप्लाई दे रखी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a² - b²। बात समझ गए? तो इसको लिख देंगे क्या, अपॉन वाले को लिख देंगे a² - b²। तो यहाँ पर a² करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, माइनस b² करेंगे तो आ जाएगा 1। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1 - 3 = 2। ठीक है, अब देखोगे इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा, 0.8, 0.8, तो कितना हो जाएगा ये, √3 + 1, क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। यही है हमारा x का मान, क्योंकि x हम बराबर में लेके चले थे। ठीक है, यही हमारी पेंटेस्टल की ऊंचाई। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मतलब ये कोई मंदिर है। ठीक है, ये वाला, इसकी जो ऊंचाई है कौन सी कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। दोबारा सुनो, मंदिर के शीर्ष से, तो मंदिर का जब मंदिर ये है तो मंदिर का शीर्ष ये होगा। ठीक है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी तरफ, तो ये सड़क के दूसरी तरफ बने भवन के शीर्ष बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। यही कहा गया है कि बने सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन हाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और भवन के पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। इतना समझना, अगर ये 45 दिया तो ये भी 45 होगा। ठीक है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, एक सेकंड। पाद का अवनमन कोण 45 है, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है, 5 + √3 मीटर है। यानी भवन की ऊंचाई जो है, भवन की ऊंचाई निकालने के लिए कहा है। मतलब यहां से लेकर ये पूरा क्या है, भवन, और इसकी ऊंचाई हमें सिद्ध करने के लिए कहा है। तो सिद्ध हमें जो करना है वो करना है 5 सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करेंगे, बाद में बता दूंगा, अभी यहाँ पे जगह नहीं बच रही। हालांकि अगर लिखे तो कहाँ लिखे भाई, छोड़ो। सिद्ध करना है हमें 5 + √3 मीटर ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई सिद्ध करनी है हमें। ठीक है, क्लियर। अब देखो कहा क्या है क्वेश्चन, अब देखोगे ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी में से मैंने देख के लिखा है कि सी डी क्या है, मंदिर है, तो भाई सी डी क्या है, मंदिर है। ठीक है, ए बी भवन है, तो यानी ए बी क्या है, भवन है। माना ए बी एच मीटर है, मतलब ये जो हमारा ए बी है, ये पूरा का पूरा हमने मान लिया क्या, एच मीटर, सॉरी हाँ एच मीटर मान लिया। ठीक है, और सी डी, जो सी डी है वो कितना है, दे रखा है हमें ये
15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा मंदिर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितना ये है उतना ही ये है, मतलब ये वाला प्रॉपर और ये वाला जितना ये है उतना ये है। अगर ये पूरा का पूरा h है, ये 15 है, ये पूरा h है, तो इसमें से सॉरी इस पूरे में से ये वाला अगर हटा दे तो ये वाला बचेगा। समझ गए? इस पूरे में से अगर ये वाला हटा दे तो ये वाला बचेगा, मतलब पूरा कितना है h, ये कितना है 15, तो अगर h में से 15 हटा देंगे तो क्या बचेगा ऊपर वाला। तो हमने कहा है कि जो b और e है ये कितना है h माइनस 15, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो तो शीर्ष के, देखो मंदिर के शीर्ष d, तो मंदिर का शीर्ष d से भवन के शीर्ष b का उन्नयन कोण, तो भवन के शीर्ष b का उन्नयन कोण कितना है भाई, तो 30 डिग्री है, तथा भवन के पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और भवन के पात का क्या है 45 डिग्री। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें भी देखोगे तो हमारा एक तो समकोण ये बन रहा है और एक समकोण ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं, क्लियर है। क्वेश्चन दिख जाएगा आपको स्क्रीन पर ही, ठीक है ना, वो शायद दिख भी गया होगा। देखो क्या चल रहा था, हाँ ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए अगर देखोगे तो एक बार तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा ये लेके चल रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, कौन से वाला, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक तो ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा और एक ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम ले रहे हैं बी डी ई का हो या ई बी डी का हो, ठीक है ना, बी डी ई का हो या ए डी ई बी का हो, ठीक है, डी ई बी का हो या बी ई डी का हो, ठीक है। समकोण बी डी ई से, ठीक है। इसमें भी अगर देखोगे हमारे पास क्या है, एक लंब है और एक हमारे पास आधार है। आधार को हम यहाँ पर x मान सकते हैं, जब ये वाला x होगा तो ये वाला भी x होगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, ठीक है। सेम क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा BE, यानी कि लंब, लंब कितना है हमारा 45, सॉरी h माइनस 15 अपॉन आधार, आधार कितना है हमारा x, ठीक है। और थीटा हम कितना लेंगे, यहाँ पे दूसरी इसमें लिख देता हूँ थीटा, थीटा हम लेंगे 30, ठीक है। सोल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा h माइनस 15 अपॉन एक्स, 30 कितना होता है 1/√3, ये होता है आपका 1/√3, तो ये हो जाएगा h माइनस 15 अपॉन h। इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना हो जाएगा √3 h माइनस 15, सही है। तो इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारी आ चुकी है। अब हम क्या लेंगे फिर से, समकोण ये वाला ले लेंगे इस बार, तो समकोण 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 कौन सा लेंगे इस बार, समकोण डी ए सी कह लो या फिर डी सी ए कह लो, डी सी ए लिया हमने, ठीक है। इसमें भी हमारे पास लंब है और आधार है, मतलब क्या हो जाएगा फिर से tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा डी सी बटे सी ए। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। देखो tan थीटा, tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर tan 45, tan 45 और डी सी, डी और सी, डी सी कितना है हमारा 15, ए सी कितना है हमारा x, यहाँ पर देखेंगे tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन एक्स, यहाँ पर गुना कर देंगे इसकी आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 15। बात समझ गए, हमें x का मान नहीं निकालना, हमें निकालनी है h यानी हाइट, क्लियर है। तो हम लिखेंगे भवन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई, सही है। तो भवन की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, x का मान हमारा आ चुका है, यहाँ पर रख देंगे h निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2, भवन की ऊंचाई, समीकरण 2 से x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर
बात समझ गए? तो यहाँ पर रख लेते हैं, x का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 15 इजिकल टू √3 h 15। बात ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इजिकल टू √3 h माइनस √3, 15 √3, 15 √3। ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 15 √3 इजिकल टू 3h। बात समझ गए? ठीक, तो इसमें से 15 क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, तो यहाँ पर 15 आ रहा है हमारा कॉमन, अंदर बचेगा हमारा कितना √3 प्लस 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा h। बात क्लियर? तो देखो फिर से नीचे रूट आ गया, अब हम नीचे रूट छोड़ते तो है नहीं, क्या लगाएंगे यहाँ पर कॉन्जुगेट। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इधर वाला पोर्शन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो फिर से नीचे रूट आया तो नीचे हम रूट छोड़ते नहीं है, फिर से क्या लगाएंगे कॉन्जुगेट। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है केवल एक ही संख्या है, तो हम इसमें कॉन्जुगेट क्या बस अपोजिट कर देंगे, इसका मतलब अपोजिट नहीं, तो हम कर देंगे यहाँ पर √3 से ऊपर गुना नीचे भाग, तो ये हो जाएगा हमारा 15 √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √3/√3 गुना में, सॉरी √3/√3। बात समझ गए? ये हो जाएगा √3 और √3। ठीक है, √3 गुना करेंगे और इसके आपस में गुना करेंगे, तो इसकी जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 √3 गुना √3 प्लस √3, और नीचे हो जाएगा हमारा कितना 3, कितना हो जाएगा, इसकी यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45 और प्लस √3 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड 45 √3 आएगा ना यहाँ पे, तो अच्छा इसकी गुना इसमें करें, यहाँ पर √3 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 15 √3, कितना आ जाएगा 15 √3, तो ये हो जाएगा 45 और ये हमारा हो जाएगा 15 √3/3। यहाँ पर से पूरे में से 15 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 15 कॉमन लिया हमने, तो 15 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 15 यानी 3 बजे 15, और यहाँ पर कितना लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, देख लो यही प्रूव करना था ना। अच्छा यहाँ पर तो 3 बजे 15, ठीक है 3 बजे यानी हमारा क्या, सॉरी 15 दिया तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 15 कॉमन लिया ना, तो ये हो जाएगा 15 कॉमन 15 दिया 45। ठीक है, आंसर। देखो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़कर बाकी सभी 6-6 नंबर के हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या है मैं पढ़ देता हूँ, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। एक ठोस एक शंकु के आकार का है, मतलब कोई भी ठोस है, ठोस मतलब एक तरीके से कोई भी लोहे की चीज है, किसी भी तरीके की चीज है, लेकिन वो ठोस है, वो शंकु के आकार की है। शंकु हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है, या फिर शंकु इस तरीके का होता है, समझ गए या नहीं समझे? तो ये होता है हमारा शंकु। ठीक है, ये कैसा है तो ठोस है, इंग्लिश में इसको कोन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये वाली आइसक्रीम खाई होगी, है कि नहीं? ठीक है, नहीं तो खिलाई होगी, समझ गए? या फिर एग्जाम्पल के तौर पे बर्थडे कैप, जिस तरीके की बर्थडे कैप होती है, ठीक है, ये हमारा होता है क्या, कोन की शेप होती है, यानी ये शंकु होता है। अब उसने क्या कहा, एक ठोस है जो कि किस शेप का है, शंकु यानी कोन के शेप का है, जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो अध्यारोपित का मतलब होता है रखा हुआ है, मतलब समझो उसने कहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या जितनी है उतनी ही इसकी त्रिज्या है, तभी तो ये इसके ऊपर रखा जाएगा प्रॉपर। देखो पूरा गोला हमारा क्या होता है, पूरा गोला हमारा ये होता है, अगर हम इसको हाफ कर दे इस तरह से,
ठीक है, तो ये होगा हमारा अर्धगोला। समझ गए, ये इसको हाफ करा जब तो ये होगा हमारा अर्धगोला। यानी जितनी त्रिज्या ये है उतनी ही त्रिज्या क्या है इस शंकु की है। तो शंकु इस तरह से होता है, तो जितनी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक इसकी होगी ये वाली, उतनी ही गोले की होगी। जब तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है प्रॉपर, बात समझ गए। ठीक है, अब देखो एक ठोस जो कि शंकु के आकार का है, ठीक है, शंकु के आकार का है, एक समान आधार के अर्धगोले की त्रिज्या त्रिज्या पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का मतलब होता है उसके बाहर बाहर का एरिया, कर्व सरफेस बाहर बाहर का एरिया, ठीक है, कि जैसे कि ये वाला मार्कर इसके बाहर बाहर का जो एरिया है, ठीक है, वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ यानी शंकु के भी बाहर बाहर का एरिया जो घुमा हुआ एरिया है पूरा, ठीक है, आपस में क्या है तो समान है। ठीक है, क्या है समान है। तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात बताइए। यानी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात बताइए। सबसे पहली बात क्वेश्चन ने दिया क्या है हमें, एक अर्धगोला है उसके ऊपर एक शंकु रखा है, दोनों की त्रिज्या समान है। अगर आपको पता होगा कि जो हमारा ये होता है कोण, यानी कि शंकु इसकी हाइट होती है h और इसकी एक ऊंचाई होती है तिर्यक ऊंचाई। क्वेश्चन ने कहा है कि शंकु की त्रिज्या और गोले का अर्धपृष्ठ और शंकु का अर्धपृष्ठ दोनों समान है। ठीक है, दोनों क्या है समान है। तो हम क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का वक्र, है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अरे यार लिख जा, वक्र वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ खुद का है क्वेश्चन ने, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है आपस में समान है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, पाई आर एल, और इसका हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखोगे एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर लिखे तो ये हो जाएगा 2r, 2r बराबर क्या हो जाएगा l। देखो l का एक फॉर्मूला होता है, l को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, l क्या है तिर्यक ऊंचाई, तो l बराबर होता है हमारा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ठीक है, हमें निकालनी है इसका त्रिज्या का अनुपात निकालना है एक, तो इसका स्क्वायर रूट था ना, ठीक है, दोनों तरफ का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। देखो यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे वर्ग, ठीक है ना, करेंगे वर्ग, क्योंकि हमें इसको गायब करना है, तो हम क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा h प्लस आर स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये बनेगा हमारा 3r, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4r में से एक r चला जाएगा तो 3r, और यहाँ पर बचेगा हमारा h स्क्वायर। बात क्लियर है। हमें रेशियो निकालना है त्रिज्या और ऊंचाई का। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि शंकु की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या यानी r, और उसकी ऊंचाई यानी ऊंचाई बोले तो h का अनुपात। ठीक है, तो त्रिज्या को ऊपर रखना है क्योंकि त्रिज्या शुरू में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ठीक है। एक काम करो, अब दोनों तरफ का क्या कर लो, दोनों तरफ का भी कर देंगे यहाँ पर हम वर्गमूल, क्योंकि अब हमें इसकी दोनों को क्या गायब करनी पड़ेगी, पावर गायब करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर करेंगे वर्गमूल, वर्गमूल करने पर, ठीक है, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगी, तो √3r इज इक्वल टू h। सही है, यहाँ पर करेंगे r अपॉन
एच, आर अपॉन एच बराबर कितना हो जाएगा 1/√3, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। देखो, एक कहा है कि 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो देख लो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है, क्या लिखेंगे? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी हो गई 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं। और समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारा डाटा दिया है वो सबका सम ऊपर, और जितना हमारा डाटा है उनकी संख्या सारों की नीचे। ठीक है, तो सोल्व करो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक, इनको जितनी संख्या कितनी है ये 9। ये है समांतर माध्य का फॉर्मूला। तो आप लिखोगे समांतर माध्य का फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर आप लिख लोगे, यहाँ पर लिखोगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, यही है आपका फॉर्मूला। सही है, इन सबको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45। 45 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 5। यही आपका माध्य है। ठीक है, देखो अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा लगभग, अगर सब्जेक्टिव में आया तो 2 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव में आया तो 1 नंबर का। अगर ये सब्जेक्टिव में आया तो आपको ऐसे करना है, क्लियर। और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको पता है कैसे करना है। हमसे समांतर माध्य पूछा है, नंबर लिख लिए, नंबर लिखने के बाद बीच का नंबर देख लो, 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, जो बीच वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए मैंने क्या बताया? अगर सब्जेक्टिव में यानी 2 नंबर में आया, लिखने के लिए आया, तो आपको प्रॉपर करना है। और अगर आपके 1 नंबर में आया तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिख लो, 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से, जो बीच की वैल्यू बचेगी वही आपका आंसर। ठीक है, बात क्लियर हुई? आप इस वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अभी जो हमारी सीरीज है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब हम जो बढ़ेंगे अपनी बुक, जो हम बुक चला रखी है हमने 10th क्लास की, पूरी बुक का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जय हिंद।